तहरीक इंसाफ एक के बाद एक मुश्किलात का शिकार है। मखसूस नशिस्तों का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा। वहीं इस बात का पहले से अंदेशा मौजूद था कि सानिया 9 मई में मुलव्विस किसी किरदार को केपी की कमान सौंपना तहरीक इंसाफ के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन पीटीआई को भी मज़ाहमत का इशारा बनने का इस कदर शौक था कि उन्होंने बहुत से मौजू उम्मीदवारों के होते हुए भी अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला केपी के लिए मैदान में उतार दिया। अली अमीन गंडापुर ने भी वज़ीर आला बनते ही उन तमाम खदशात को दुरुस्त साबित किया जो उनको लेकर अक्सरियत के दिमागों में थे। उन्होंने हल्फ उठाते ही न सिर्फ आईजी केपी चीफ सेक्रेटरी को धमकाना शुरू किया बल्कि सानिया 9 मई के हवाले से दर्ज एफआईआर भी खत्म करने का मुतालबा करना शुरू कर दिया। इससे कबल कि अली अमीन गंडापुर और मुश्किलात का सबब बनते उनको रोकने के लिए अब इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त जमीयत उलमाए इस्लाम के एक रुकन की जानिब से जमा कराई गई जिसमें असासे छुपाने की बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त की गई है। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने यह दरख्वास्त मंजूर करते हुए वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। बुनियादी तौर पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई उसकी इब्तदाई समात में 2 रुकनी बेंच से इस्तदा की गई थी कि डीआई खान में 735 केनाल अराजी अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफ़र की गई। ज़मीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन गंडापुर की 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक उन्होंने लैंड क्रूज़र गाड़ी इसी ज़मीन को बेचकर हासिल की थी। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली के नशस्त के अहल नहीं। अली अमीन गंडापुर अब नाअहली की उन पर तलवार लटक रही है। ये सानिया 9 मई के मुकदमा में मुलव्विस भी हैं और आला हल्कों को भी खटकते हैं। उनका अपना जारे मिजाज है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला मुंतखब होने से कबल और बाद में किस तरह के बयान देते रहे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूँ साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम के सामने आए। हम मुतालबा करते हैं कि हमारी सीटें हमें वापस की जाएं और तब तक आपने अपनी तहरीक नहीं छोड़नी जब तक आपको अपना हक नहीं मिल। मैं कश्मीरी हूँ, कहती है मैं पठान हूँ। पंजाब जाती है, कहती है मैं पंजाब की बेटी हूँ। नवाज शरीफ की बेटी है। मौलाना मैंने नोट भी खा, मेरा मूड बने, ये खुद भी खाएगा, आपके लूटे हुए माल को भी बचाएगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो मिसाक मफाहमत की बात की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन उसके लिए कुछ मुतालबात जो रखे हैं, ख़ासतौर पर 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यह है कि 10 हल्कों का ऑडिट कराया जाए। दूसरा मुतालबा यह है कि जो गिरफ्तार कारकुनान है उनको रिहा किया जाए। और तीसरा मुतालबा यह है कि एहतजाज का जो हक है वो उसको एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए। आप नहीं समझते कि मुतालबात जायज़ है? देखिए, आईन और कानून के अंदर के दायरे में रहते हुए जो भी मुतालबा किया जाए वो जाहिर है कि जायज़ होता है और बस ये देखना है कि आईन और कानून की हद को पार ना किया जाए और कानूनी तरीके इख्तियार किए जाए। अगर ऐसी बात है तो फिर ये एक बुनियादी मामला है और इस पे किसी भी इंसाफ और कानून से मोहब्बत करने वाले को एतराज नहीं हो सकता। तो आप समझते हैं कि जो 10 हल्कों के ऑडिट का मुतालबा किया जा रहा है ये होना चाहिए और हुकूमत को भी इसमें भरपूर मुआवनत करनी चाहिए पीटीआई की? नहीं, मैंने तो आपसे ये कहा कि ये कानून के दायरे के अंदर रह के, तो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके अंदर रहते हुए आप जो है जो भी कार्रवाई है वो करें। इलेक्शन एक्ट 2017 में किसी हल्के को खोलने की इजाजत नहीं है। उसके अंदर ये है कि जिन पोलिंग स्टेशनों पे आपको एतराज हो उस पर दोबारा गिनती कराई जा सकती। तो दोबारा गिनती हो सकती है और उसके लिए बर वक्त आपको एप्लीकेशन देनी होती है। और जो दूसरा मुतालबा है ताज हैदर साहब, देखिए ये कानूनी, देखिए ऐसी मामला नहीं है, कानूनी मामला नहीं, एक मामले के ऊपर तो पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन के दौरान भी कहा था ना कि हम सियासी कैदियों को रिहा करेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे कैदियों को रिहा किया जाए जो पॉलिटिकली गिरफ्तार किए गए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी एक ऐसे मौके पर जब हुकूमत के अंदर मौजूद है, ऐवान सदर में आपके आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए हैं, शरीक चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, तो ये मुतालबा तो फौरी तौर पर मंजूर किया जा सकता है? जनाब, अब ये आज की बात नहीं है बल्कि हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि जो बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए और जिन्होंने जराइम किए हैं उन पर मुकदमा चलाया जाए। तो क्या वजह है कि लोग फिर भी अंदर है आज और पॉलिटिकली जो है वो एक तासुर है कि विक्टिमाइज किया जा रहा है उनको? जी, वो तासुर तो हमारा आपका काम है ना कि हम किस तरीके से तासुर पैदा करते हैं, लेकिन बात यह है कि जो कानूनी तरीका है वो चलना चाहिए और तफ्तीश के बाद अगर कोई बेगुनाह है तो उसको छोड़ा जाए।
تو کیا یہ جائز ہے تاج حیدر صاحب کے اڈیالہ جیل میں تمام تر قیدیوں اور حوالاتیوں کو جو ان کا بنیادی حق ہے کہ وکلاء سے ملنے کی اجازت دی جائے، ملاقات کی اجازت دی جائے، وہ نہ دی جائے، 2 ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی جائے، یہ جائز ہے قانونی طور پر؟ نہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر جیل کے اندر سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر جیل کے اندر سیکیورٹی نہیں دے سکتے آپ تو جیل کے باہر آپ کیا کریں گے؟ یہ میں مطلب جیل کو تو میں نے اندر سے دیکھا ہے کئی دفعہ، تو وہاں اگر سیکیورٹی کا اس طریقے کا مسئلہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے تو اس کا اعتبار کرنا ذرا مشکل ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی سے زیادہ سیاسی مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا ہے یہ، اور یہ کس چیز کی تمید باندھی جا رہی ہے، لیکن یہ چیز کہ جیل کے اندر سیکیورٹی نہیں فراہم کی جا سکتی، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیا پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گی، کیونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کم از کم یہ تو نہ کیا جائے؟ نہیں، اس میں مطالبے کی کیا بات ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ بھی عدالت میں جا رہے ہیں، پرمیشن لے رہے ہیں، میرے خیال سے عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے عدالت میں جا رہے ہیں نا گور صاحب۔ آپ کو لگتا ہے کہ عدالت ریلیف دے دے گی؟ نہیں، یہ تو پھر نجومیوں کی بات ہے، لیکن آپ نے اگر میرا ویو پوچھا ہے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ اگر جیل کے اندر سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا جا سکتا ٹھیک، تو جیل کے باہر کیسے کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔